हेलो एवरीवन, आप सभी का एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एमपी सेट फर्स्ट पेपर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मैं महेश दमाहे। आज हम बात करेंगे एमपी सेट 2022 फर्स्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। तो आज हम एमपी सेट 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एमपी सेट का जो पहला पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। ऐसे टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है। और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। ऐसे टोटल 200 नंबर का यह पेपर होता है। तो टोटल 300 नंबर के आपका एमपी सेट का एग्ज़ाम या कोई अदर स्टेट के सेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं आज। तो फर्स्ट पेपर में आपके 10 यूनिट होते हैं। प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके एमपी सेट 2022 का क्वेश्चन पेपर पर चर्चा कर रहे हैं कि उसका पैटर्न क्या था, किस टाइप से क्वेश्चन आया था, जो आपको अभी जो दिसंबर में एमपी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। पहला वाला कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँ, जो दीक्षा है, निष्ठा है और स्वयं है, इसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है और एक स्वयं प्रभा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसमें इंटरनेट पहुंच भी नहीं रहेगा तो हम आसानी से इसको देख सकते हैं डीटीएच चैनल के द्वारा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, शिक्षक से विद्यार्थी केंद्रित में होता है। ये क्या में होता है, शिक्षक और विद्यार्थी केंद्रित में होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। यह पेडोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षण एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा शिक्षण एक क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय है। और उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर कौन से हैं। तो शिक्षण स्तर 3 होते हैं। तो स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं लगभग। तो ये तीनों जो क्वेश्चन हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, तो इसका आविष्कार किसने किया। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि स्मृति स्तर की खोज हर्बर्ट ने की थी और समझ स्तर की खोज मॉरिस ने की थी और चिंतन स्तर की खोज हंट ने की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा ही जाता है शिक्षण के स्तर से। 5वां क्वेश्चन, शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है। तो हेरिस्टिक विधि जो है विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना का विकास करती है। बाकी जो परियोजना विधि है, समस्या समाधान विधि है, प्रयोगशाला विधि है, यह विकास नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है। सबसे पहले शोध पर क्वेश्चन है ये। शोध के भी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले किसी भी शोध प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए हमको समस्या के बारे में पता होना चाहिए, उसकी पहचान करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। तो इसका व्यापक क्षेत्र क्या है। ठीक है। तभी तो हम उस पर शोध करेंगे ना कि उसका क्षेत्र कितना है, उसका समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक परीक्षण है। तो इसके लिए माध्यिका परीक्षण होता है, मीडियन टेस्ट होता है। बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा इसमें।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शोध करने में सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो तार्किक, सबसे पहले शोध के लिए पूछा जा रहा है कि शोध करने के लिए आपको किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही दिख रहा है उस टाइप से, अनुसंधान समस्या की पहचान करना, उसे परिभाषित करना, परिकल्पना करना, परिकल्पना परीक्षण करना और परीक्षणों का प्रतिवेदन करना। तो स्वाभाविक सी बात है, शोध स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि वो शोध कैसा है, उसकी पहचान करना है, आपको किस पर करना है, उसकी परिकल्पना करना है और उसका परीक्षण किस टाइप से करना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है? तो यह आता है नृवंश विज्ञान के अंतर्गत आता है, एथनोग्राफिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MPSS से क्या आशा है? MPSS से आशा है सामाजिक विज्ञान से संबंधित होता है। ये सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज होता है। इसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके पैराग्राफ से 5 में 5 क्वेश्चन 100% बन सकते हैं। बस आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से टिक मार्क करना है। ठीक है, आप 2 बार अच्छे से पैराग्राफ को पढ़िएगा, आपसे पूरे क्वेश्चन क्या होगा, अच्छे से बन सकते हैं। तो हम इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देते हैं। शांति निकेतन आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महर्षि देवेंद्रनाथ के द्वारा किया गया था। आश्रम का उद्देश्य क्या होता है? आश्रम का उद्देश्य शांति और एकांत में ध्यान करना होता है। प्रयोगात्मक विद्यालय किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? ऐसी शिक्षा देना जो प्रकृति से अलग न हो। विश्व भारती क्या है? विश्व भारती एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। और 15वां क्वेश्चन है, प्रकृति से विमुख से क्या समझते हैं? प्रकृति से विमुख से मतलब प्रकृति से अलग होना होता है। ऐसे 5 क्वेश्चन आपके गद्य से हो गए। आप गद्य को अच्छे से पढ़िएगा, ये पूरे 5 क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है 16 नंबर का। संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क अनुमति देता है। इसमें क्या में अनुमति देता है? प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं अथवा दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी है और आगे नहीं। तो संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क का यही कार्य होता है। ग्रे पॉइंट क्या होता है? ग्रे पॉइंट एक ग्रे पॉइंट संचार में शामिल नहीं है। तो ग्रे पॉइंट संचार में कौन सा शामिल नहीं है? मेटा संचार में ग्रे पॉइंट शामिल नहीं है। बाकी ये श्रृंखला, क्लस्टर और ग्रासिस प्रणाली ग्रे पॉइंट संचार हैं। ओके, किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव और अन्य अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया को जाना जाता है। इसको क्या जाना जाता है? भावनात्मक के रूप में जाना जाता है। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। और थोड़ा सोचिएगा क्योंकि यह थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों और अन्य अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया को जाना जाता है। कौन सा है? इसका आंसर भावनात्मक संक्रमण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से 19वां क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है? तो लिखित प्रसार, विधियों पर निर्भरता, संदेश अधिभार, छानना, ये तीनों इसके करेक्ट आंसर होंगे जो अधोमुखी संचार की क्या है? विकृति माना जाता है। यह क्वेश्चन कम्युनिकेशन के ऊपर है। 18वां क्वेश्चन भी कम्युनिकेशन के ऊपर है और 19वां भी क्वेश्चन कम्युनिकेशन के ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भेल भोपाल में एक विशेष तंत्र विकसित किया गया जिसका संक्षिप्त नाम मेकॉम है। इसका अभिप्राय है, इसका अभिप्राय क्या होता है? पारस्परिक आर्थिक संचार होता है, न कि मध्य कर्मचारी संचार होता है, न ही प्रबंध कर्मचारी संचार और न ही प्रबंध और बाहरी संचार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पारस्परिक आर्थिक संचार होता है। अब इसके बाद आपकी जो MP सेट है उसमें मैथ्स के भी 5 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब अगला जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ्स के क्वेश्चन को आपको किस टाइप से हल करना है हम आगे देखते हैं। इसको हम पूरा हल करके बताएंगे आपको। तो 21वां क्वेश्चन आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में इसको हल करना है। ठीक है, आर्ट साइड के बच्चों को मैथ्स जो MP सेट के एग्ज़ाम में इसी यूनिट को हल करने में दिक्कत होती है
तो क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो कोर्स है बहुत इजी होता है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आसानी से मैथ्स बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कक्षा में 15 छात्रों और एक शिक्षक, 15 छात्र दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एक शिक्षक, टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, तो इनका औसत वायु कितना दिया हुआ है, इनका औसत वायु दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल कितने हो गए, 16 हो गए और इनका औसत वायु कितना है, 18 है। तो हम एक काम करते हैं, 16 गुणित 18 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, ये हो गया पहला पॉइंट। और उसी प्रकार नेक्स्ट क्या है, यदि शिक्षक की आयु हटाई जाती है तो छात्रों की आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अगला स्टेप क्या बोल रहा है, ये पहला स्टेप था, अगला स्टेप क्या बोल रहा है, ये यहाँ से शिक्षक की आयु हटा दिया गया, मतलब 15 ही रहेंगे। तो इनकी जो औसत आयु है कितनी हो गई, एक कम हो गई, पहले कितनी थी, 18 थी, अब कितना हो गया, 17 हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, 16 गुणित 18 करना है, माइनस क्या करना है, 15 गुणित 17 कर देना है, और इसको घटाओगे वही उसका क्या होगा, इसको घटाने मिलेगा। इसको आप कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, 16 गुणित 18 करना है और 15 गुणित 17 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 33 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन। एक गांव में 250 किसानों में से 28% किसानों ने गन्ने की फसल ली। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 250 किसान हैं, ठीक है, जिसमें से 28% क्या है, किसान है। तो हम इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, 250 का 28%, तो ये 0 से 0 कटेगा, ये 5 से 2 बार कटेगा और ये 5 25, तो कितना आ गया, 70 आ गया इसका। ठीक है, मतलब 70 किसानों ने गन्ने की फसल ली है। ठीक है, इस गन्ना उत्पादक किसानों में से 40% किसान सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं। अब ये जो गन्ना फसल, मतलब 70 में से क्या बोल रहा है वो, 40% क्या बोल रहा है, चीनी कारखाने के सदस्य हैं। तो यहाँ से 40% इसका, 70 का हमको 40 निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाए, कितना बचेगा, 28। तो प्रश्न पूछ क्या रहा है, तो कितने किसान सरकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं, तो इसका आंसर कितना, 28। आगे चलते हैं, रीजनिंग भाषा में यदि बिना शब्द को इतना एक कोड दिया गया है, कोड दिया गया है, कोड में क्या दिया गया है, बिना। तो यहाँ पर देखिएगा बी के जगह में कितना लिखा गया है, बी के जगह में 3 लिखा गया है। ठीक है, बी के जगह में कितना लिखा गया है, 3 है। तो आपको पता होगा, अगर से हम बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो ए का मान कितना 1 होता है, बी का कितना 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 नंबर पे होता है, ई 5, एफ 6 नंबर पे होता है। उसी प्रकार ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखिएगा बी 2 नंबर पर है, तो इसका यहाँ पर जो कोड दिया गया है, बिना में कोड दिया गया है, सो कोड बी के जगह में 2 आता है, क्योंकि 2 क्रमांक पर यहाँ पर 3 लिखा गया है। उसी प्रकार हम आई का भी देख लेते हैं, आई कितने नंबर पर है, एफ 5 नंबर पर है, जी 6 7 8, तो यहाँ पर 9 नंबर पर आई होगा, 9 नंबर पर क्या होगा, आई होगा, 9 नंबर पर क्या होगा, आई होगा। तो 9 नंबर पर आई है, तो यहाँ पर आई का कोड कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। उसी प्रकार एन देखिएगा, एन कितने नंबर पर है, एन 14 नंबर पर है, एन कितने नंबर पर होगा, 14। तो यहाँ पर कितना दिया, 15, मतलब एक बढ़ा दिया गया है उस अंक से। और उसी प्रकार ए कितने नंबर पर, 1 नंबर पर ए आता है, तो इसका 2 दे दिया गया। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली शब्द में किस प्रकार का कोड बनेगा, तो सीधी सी बात है, डी 4 नंबर पर है, तो 5 नंबर के सीरीज का आंसर आएगा। 4 से 1 5 हो गया, ये कौन से नंबर है, 5 है, तो ये 6 आ जाएगा। ये दोनों ऑप्शन दिख रहा है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। उसी प्रकार यल देखिएगा, यल कौन से नंबर पर है, यल 12 नंबर पर होता है, तो यल यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, 13 ये भी सही है, दोनों ऑप्शन लगभग सेम है। उसी प्रकार एच जो है
एच कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर एच आता है। तो ये जो 9वें नंबर पर जो आएगा वही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? डी होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब आगे चलते हैं। एक शहर में कार्यरत और बेरोजगार लोगों की अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। कार्यरत दिया हुआ है, कार्यरत, और क्या दिया हुआ है शहर में? बेरोजगार। इनका अनुपात दिया हुआ है कार्यरत और बेरोजगार का, तो इनका अनुपात 3:2 दिया हुआ है। अगर शहर में 750 व्यक्ति हैं तो फिर शहर में कितने बेरोजगार हैं? तो यहाँ पर कितने हैं? 750 व्यक्ति हैं। क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है? शहर में कितने बेरोजगार हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बेरोजगार का अनुपात 2 है, तो इसका हम गुना करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएंगे? 5 हो जाएगा। गुणित कर देना है, 2/5 हो जाएगा। 5 से हम इसको काटेंगे तो 5 का 5, 5 25 और 0, 150 गुणित 2 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो देखिएगा मैथ्स के क्वेश्चन कितने इजी है, मैथ्स रीजनिंग के, तो आप आसानी से इसको कोई भी विषय वाले थोड़ा सा करके आप हल कर सकते हैं। ठीक है, 25वां क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी क्या है? एक श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, हम फिर से हमको लिखना पड़ेगा पूरा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पर देखिएगा जी के बाद में क्या दिया हुआ है? ये जी यहाँ पर है। जी के बाद में क्या दिया हुआ है? जी के बाद में दिया हुआ है ई दिया हुआ है, मतलब ई दिया हुआ है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है। तो मतलब जी से मतलब एफ और ई दो पहले की बात कर रहा है। उसी प्रकार इसमें क्या कर रहा है? जी से दो पहले चले गया, उसके बाद उसको लाइन से लिखा है। उसके बाद उसी प्रकार के में देखते हैं, के पहले में भी 2 पहले गए, के पहले भी 2 गया है, तो ये आई आ गया। उसी प्रकार अगला जो ऑप्शन होगा, ये जो ऑप्शन बी है, इसमें भी देखिएगा ओ के 2 पहले गया है, यम में गया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से 5-5 भागों में विभाजित करके आप इसको लिख लीजिएगा और इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगमनात्मक तार्किकता आधारित है, तो इसमें इंडक्शन के बारे में पूछा हुआ है। ये इंडक्शन और डिडक्शन क्या है? ये विधियाँ हैं पढ़ाने की, तो किस पर आधारित है इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले इस टाइप से क्वेश्चन आते नहीं थे, मगर अभी अभी क्या हुआ है, हर राज्यों में लगभग सेट के एग्जाम में क्या कर रहा है, वो इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे नेट हो चाहे सेट हो, इस पर क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो जितनी भी विधियाँ हैं पढ़ाने की उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो पेपर में पूछा जा रहा है अभी। आगमनात्मक तार्किकता आधारित हैं, किस पर आधारित हैं? प्रकृति की समरूपता पर आधारित हैं। ठीक है, आगे 27वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे के प्रतिवादी हैं? तो सभी पुरुष अच्छे हैं, कोई आदमी अच्छा नहीं है, कुछ पुरुष अच्छे हैं, कुछ पुरुष अच्छे नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए और बी होगा सही। सभी पुरुष अच्छे हैं और कोई आदमी अच्छा नहीं है। यहाँ पर पूछा है एक दूसरे के पूरक पूछा हुआ या प्रतिवादी। ठीक है, तो कुछ सभी आदमी अच्छे हैं, कोई आदमी अच्छा नहीं है, यही क्या होगा? एक दूसरे के प्रतिवादी होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, फिर टिक कीजिएगा। ठीक है, न्यायवाक्य एक औपचारिक 5 स्तंभ कर्तव्य वाक्य को नियोजित करता है। तो यहाँ पर आपको सूची 1 से सूची सेकंड को मिलाना है। तो यहाँ पर सूची 1 में क्या दिया? पहाड़ पर आग लगी है, पहला ऑप्शन पहला है। बी दिया है क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, जहाँ भी धुआं होता है वहाँ आग होती है, पहाड़ पर धुआं है इसलिए पहाड़ पर आग है। तो आपको पहचानना है कि ये उपनयन है, निगमन है, हेतु है, उदाहरण है या प्रतिज्ञा है, इसको टिक मार करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो ए जाएगा आपका पहले नंबर में जाएगा, पहाड़ पर आग लगी है, प्रतिज्ञा है। बी जाएगा दूसरा हेतु, क्योंकि पहाड़ पर
धुआं है हेतु में जाएगा। उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन का तीसरा ही होगा, जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग होते हैं, इसका एग्जाम्पल बन जाएगा ये। पहाड़ पर धुआं है ये चौथा, मतलब इसलिए पहाड़ पर आग है निगमन। तो ये पूरे जो सामने में लिखा है वही उसका जोड़ी बनेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हेत्स्वाभास एक अनियमित मध्य का भ्रम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहव्यभिचारी। इस टाइप से क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और डिटेल में पढ़िएगा, तभी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। और सभी पक्षी अंडे देते हैं, कौवे पक्षी हैं, कौवे अंडे देते हैं। उपयुक्त कथनों में किस प्रकार का तर्क वाक्य है? यह इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें बोला क्या जा रहा है, सभी पक्षी अंडे देते हैं, मतलब हमारे पास पहले से ही बोला जा रहा है कि अंडे देते हैं, कौवे पक्षी हैं, कौवे अंडे देते हैं। तो इस टाइप से जो कथन होता है किसका होता है? डिडक्शन का होता है। डिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास पहले से मौजूद रहता है सब कुछ, जैसे कोई फार्मूला हमारे पास रहता है, सब कुछ रहता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर पक्षी बोल रहा है, अंडे बोल रहा है, ये ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए इसमें क्या आएगा? निगमनात्मक आएगा। और आगमनात्मक में क्या होता है, हमको खोज करना पड़ता है। ठीक है, सूत्र की स्थापना करना पड़ता है। आगे चलते हैं 31वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार होगा। यदि समंकों का वर्गीकरण 0, 10, 10, 20, 20, 30, मतलब यहाँ पर बोला गया है एक डाटा दिया हुआ है, उसका वर्गीकरण किया अंतरालों में 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 में किया गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड बोलते हैं, अपवर्जी विधि बोलते हैं। ठीक है, अंतराल में जो डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव मेथड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविमा चित्र का प्रकार नहीं है? द्विविमीय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप्स 2 डायमेंशनल डायग्राम? तो पाई डायग्राम भी देखिएगा, रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल होता है, आवर्ती भी लगभग 2 डायमेंशनल ही होता है। तो इसमें हम बात करेंगे तो इसका जो पाई डायग्राम है, इसका आंसर मेरे हिसाब से पाई डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। माध्यिका के मान का बिंदु रेखीय निर्धारण जिस बिंदु रेखे की सहायता से किया जाता है वह कहलाता है। इसमें क्या आ जाएगा? माध्यिका का मान ओजाइन वक्र की सहायता से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम मीन, मोड और मीडियन की बात करते हैं तो इसका जो डायग्राम बनता है इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? संचयी आवृत्ति के द्वारा इसको हल करते हैं या इसको ओजाइन वक्र बोलते हैं। उसी प्रकार एक 35वां नंबर का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का क्वेश्चन है ये। जब भूयष्टिक अवर्ण्य अस्पष्ट हो तो इसका निर्धारण जिस सूत्र में किया जाता है वह है। तो आपको बता दूं, जब हम मीन मोड पढ़ते हैं तो उसमें एक फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये एक फार्मूला बनता है, इसको याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कौन सा घटक आपके कंप्यूटर को स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डाटा बनाए रखने में सक्षम बनाता है? इसमें क्या आ जाएगा? स्टोरेज डिवाइस आ जाएगा। स्टोरेज डिवाइस में ही हम डाटा को स्थायी रूप से कर सकते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, ये जैक कहलाता है। ये टेलीफोन लाइन को क्या करता है? ये कंप्यूटर से को इंटरनेट से जोड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सिस्टम सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें अपोलो आ जाएगा। सर्च इंजन गूगल भी है, याहू भी है और डब पाइल भी है। भारत द्वारा शिक्षा जगत के लिए सर्वप्रथम कौन से सैटेलाइट भेजी गई थी? तो इसमें आ जाएगा एडुसेट आ जाएगा। नेपटेल का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग होता है इसका आंसर। 41वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2010 और 2020 के बीच अवधि में औसत वार्षिक वन क्षेत्र की निवल वृद्धि के संबंध में देश का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें कौन सा स्थान रहा है? तीसरा स्थान है। ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। ठीक है, इन्वायरमेंट भी आपके एक यूनिट है, उसका क्वेश्चन है ये। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2029-30 के लिए कुल संस्थापित क्षमता के इष्टतम मिश्रण में सौर एवं पवन ऊर्जा का संयुक्त अंश कितना है? इसका प्रतिशत है
51.41% है। ये भी पर्यावरण का ही क्वेश्चन है। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया हुआ है, इनमें 20 लक्ष्य और 180 टारगेट हैं। इसे सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। तो इसमें जो है, ये जो पहला ऑप्शन है गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सम्मिलित नहीं है? तो 86 में सम्मिलित हैं परिस्थिति संवेदी क्षेत्र, आर्द्रभूमि, तटीय विनिमय क्षेत्र और चिड़ियाघर एवं उद्यान, ये सम्मिलित इसमें नहीं है, ठीक है। 45वां क्वेश्चन पर चलते हैं। जैव विविधता पर कन्वेक्शन CVD के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। ये पूरे क्वेश्चन जो है आपके पर्यावरण के क्वेश्चन है, 45वां भी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है जैव विविधता पर? यह 29 दिसंबर 1993 को अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही है। भारत इसकी एक पार्टी है, ये भी सही है। भारत ने इस पर 1996 में हस्ताक्षर किया, ये गलत है, क्योंकि 93 में ही अस्तित्व में आ गया था, क्योंकि उसका हस्ताक्षर उसी समय कुछ समय बाद ही कर दिया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 जून को मनाया जाता है, ये भी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला और दूसरा ही होगा। चलिए इसको चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पहले 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 के दौरान स्थापित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा बी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। यह आपके उच्च शिक्षा विभाग से क्वेश्चन है, ये भी आपके सिलेबस में है, एक यूनिट है, वहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है? तो स्वयं का चतुर्थांश नहीं है पॉडकास्ट, बाकी ई ट्यूटोरियल, ऑनलाइन चर्चा मंच, ई कंटेंट, ये सभी क्या है, स्वयं का एक भाग है, पॉडकास्ट ही नहीं है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER को 50% तक बढ़ाने के लिए NEP 2020 द्वारा तैयार की गई समय सीमा 2035 है इसका आंसर। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नाक की स्थापना 1994 में किसके द्वारा की गई थी? ये UGC के द्वारा की गई थी। इस पर नाक पर क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं, नाक और रूसा पर ना, ये दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तक्षशिला हो गया, इन पर क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1982 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो आज हमने पूरे MP सेट 2022 के पूरे 50 क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं। अब हम इसके आगे बारी बारी से जो आपके 10 यूनिट हैं इस पेपर में, उस पर चर्चा करेंगे। तो इसी टाइप से वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, थैंक यू।